बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलसिले में हम फूड कंस्टिट्यूएंट्स में हम अभी कार्बोहाइड्रेट्स और फिर कार्बोहाइड्रेट्स के जो मुख्तलिफ़ अक़साम है जिसमें हमें ये अवेलेबल है, जैसे शुगर्स, स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन एंड गम्स, उस शक्ल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसी शक्ल में इसको इस्तेमाल करते हुए हमें ये दरकार तवानाई या जो चीज़ें हमें दरकार होती हैं हमें वो देते हैं। असल में जब हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ये हमें 3.75 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी में, और अगर हम इसको ले लें कैलोरीमीटर में तो फिर ये 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, शुगर्स हम लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो ये सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसका सबसे पहला कमाल ये होता है कि ये इसकी कन्वर्जन हो जाती है मोनोसैकेराइड्स में, क्योंकि शुगर्स है, मोनोसैकेराइड भी है, डाइसैकेराइड भी है, तो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में उसकी कन्वर्जन होती है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। जो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैट को और एडिपोज टिश्यू में उसकी वो होती हैं, डिपोजिशन हो जाती हैं। इसके मेन सोर्सेज जो हैं, हम कहते हैं कि मोटापा किस चीज़ से आता है, तो इसके मेन सोर्सेज के बारे में वही बात करेंगे कि ये राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह इन्हीं में से पाए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर्स वगैरह में तो हम कहते हैं कि अगर बंदा राइस, व्हीट, कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें से शुगर होता है वो, और जो स्वीट्स है वो लेना कम कर दे तो इनकी अच्छी ग़िज़ाइयत रहती है और उनका वज़न भी नहीं बढ़ता, क्योंकि इससे वज़न भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम इसमें से डिस्कस करते हैं एक दूसरी चीज़, वो है इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की हमने वैसे ही बात कर ली। अभी इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और फिर उसके डिटेल में बाद में आने वाले लेक्चर्स में से आहिस्ता आहिस्ता जाते रहेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है शुगर्स, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन और गम्स। तो अगर हम देखें तो इसमें से शुगर्स जो है वो तो मोनो और डाइसैकेराइड्स, उसको कलेक्टिवली शुगर्स ही बोला जाता है। डेक्स्ट्रिन ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन शुगर्स एंड स्टार्च। स्टार्च की फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ है। फिर हम सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ले लेते हैं, तो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज में से मसला ये होता है कि ये ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। टू सम एक्सटेंट इसको डाइजेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन ये मैदे में इसके मौजूद होते हैं सम माइक्रोफ्लोरा, और वो माइक्रोफ्लोरा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बी कम्प्लेक्स में और सर्टेन अदर वाइटामिन्स में जो ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये जो रोमिनेंट्स होते हैं, जगाली वाले जानवर जो खुराक को फिर से बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह गाय, भैंस वगैरह, उसको जगाली वाले जानवर जो होते हैं रोमिनेंट्स, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे भरपूर ग़िज़ाइयत वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये होते हैं बुनियादी तौर पर सेल वॉल का हिस्सा, मतलब ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब जब ये प्लांट्स में पाए जाते हैं तो ये उसके सेल वॉल का बुनियादी हिस्सा होता है और इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि एनिमल्स में तो सेल वॉल होते नहीं हैं। बैक्टीरिया ऐसी चीज़ है कि बैक्टीरिया इसको सिक्रीट करता है और अपने गिर्द बायोफिल्म्स बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। इसके अलावा पेक्टिन और गम है, तो पेक्टिन या गम ये विस्कोसिटी और थिकनेस प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स में ये होते हैं, और वैसे भी सेल्स में जब ये होते हैं तो सेल वॉल के बीच का जो हिस्सा होता है ये उसमें से मौजूद होते हैं ताकि
उनके सेल्स को टाइट रख के एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहे और उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती रहे। अब हम इसके बाद आने वाली लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ शुगर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार्च वगैरह, इस चीज़ पे आगे बात होगी हमारी। थैंक यू।